तो आज की जो मेरी क्लास है ये क्लास है एनटीए यूजीसी नेट की। और जो जून 2022 में एग्ज़ाम होने वाला है उसी के संबंध में मैं कल आप लोगों से यूनिट नंबर सेकंड में चर्चा किया था प्रकार्यवाद को लेकर। और प्रकार्यवाद का कॉन्सेप्ट मैं बता चुका हूँ और उसी पर आधारित है कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न, जैसा कि आप लोगों के सामने है। आप बताइए जरा क्वेश्चन नंबर 21 के बारे में। प्रश्न हमारे सामने है कि निम्नलिखित में से किसने प्रकार्यवाद को व्यक्तिवादी प्रकार्य कहा है। बहुत अच्छा प्रश्न। मेलिनोवस्की यहाँ पे सही जवाब अगर आपके मन में आया तो ये नोट कर लीजिए, ये फैक्ट है। ये फैक्ट पर प्रश्न है कि प्रकार्यवाद को व्यक्तिवादी किसने बोला है, तो ध्यान रखिएगा मेलिनोवस्की ने बोला है। मैंने आपको बताया था कि वस्तुनिष्ठ एक होता है, एक व्यक्तिनिष्ठ होता है। तो व्यक्तिनिष्ठ पर अगर कोई प्रकार्य में बल देने वाला व्यक्ति है तो वो मेलिनोवस्की है, ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 22 की बात करते हैं। वस्तुनिष्ठ पे कौन है सर? वस्तुनिष्ठ बेसिकली यहाँ पे बताया नहीं गया है। ये प्रकार्य मतलब सामाजिक और सांस्कृतिक रूप से काम करने के लिए बताया गया है। जब आप सामाजिक रूप से सांस्कृतिक रूप से काम करेंगे तो व्यक्तिनिष्ठ होकर काम करें प्रकार्य को लेकर। तो वो वस्तुनिष्ठ के बारे में नहीं बताया गया है, कोई व्यक्ति नहीं कहा। लेकिन बेसिकली जो समाज कार्य होता है वो वस्तुनिष्ठ पर ही आधारित होता है। किसी का इसमें नाम नहीं आता है कि वस्तुनिष्ठ किया जाता है वस्तुनिष्ठ पर। यह भेदभाव रहित होता है वस्तुनिष्ठ। व्यक्तिनिष्ठ में भेदभाव आ सकता है, ठीक है। तो वस्तुनिष्ठ जो है बेसिकली केश वर्क, ग्रुप वर्क, कम्युनिटी वर्क, मतलब सोशल वर्क की जो प्राथमिक और सहायक प्रणाली दोनों पर की जाती है वस्तुनिष्ठ में। व्यक्तिनिष्ठ में केवल अगर बात की जाती है तो मेलिनोवस्की का नाम याद रखेंगे। वस्तुनिष्ठ ऐसा किसी व्यक्ति का नाम नहीं आता है। क्वेश्चन नंबर 22, निम्नलिखित में से किसके अनुसार प्रकार्य वे अवलोकित परिणाम है जो कि सामाजिक व्यवस्था के अनुकूल या सामंजस्य को बढ़ाते हैं। अच्छा प्रश्न है। मर्टन। यहाँ पे अगर आपने बताया है आर.के. मर्टन के बारे में तो बहुत बढ़िया जवाब दिया है। मैंने इस प्रश्न में अगर आप लोगों से बात करूँ तो परिभाषित के रूप में भी समझाया था मर्टन के बारे में कि किस तरीके से प्रकार्य को परिभाषित किया गया है, ठीक है, मर्टन के बारे में। तो मर्टन ने कहा था, एक बहुत ही फेमस इसका है अनुभाविक प्रकार्यवादी, बहुत ज़्यादा फेमस है इसका, बहुत ज़्यादा फेमस है अनुभाविक, ध्यान रखिएगा, प्रकार्यवादी। और अगर हम बात करते हैं डेविस महोदय के बारे में तो डेविस आप जानते होंगे समाज में आज जो कुछ भी है उसका 3/4 भाग क्या होता है, प्रकार्यवाद होता है। ये डेविस ने बोला था, है ना। ये चीज़ आप लोगों को ध्यान रखना पड़ेगा। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 23 के बारे में। निम्नलिखित में से किसने प्रकार्य को संपूर्ण के अनुरक्षण तथा कल्याण के अंश के रूप में, देखिए मैंने वही बात बताया था कि संपूर्ण से अंश की ओर एक टीचिंग मेथड है। किसी बच्चे ने ये भी बोला था कि हम पेपर फर्स्ट में पढ़ते हैं जो है टीचिंग मेथड को। तो बताइए जरा क्वेश्चन नंबर 23। ब्राउन। ओके। तो यहाँ पे आपने नाम बताया है मुझे कि इस अनुरक्षण और कल्याण के अंश के योगदान में, तो सही जवाब बताया है आपने रेडक्लिफ ब्राउन का। रेडक्लिफ ब्राउन, ध्यान रखिएगा, इसके 2 स्टेटमेंट आते हैं रेडक्लिफ, एक अनुरक्षण और कल्याण के अंश के योगदान के रूप में, दूसरी बात ये कहता है कि आंशिक क्रिया द्वारा उसे संपूर्ण क्रिया को दिया जाने वाला योगदान होता है। तो आंशिक मतलब कुल टोटली मिला जुला के मैंने कहा था कि यह शरीर है, शरीर में कान होता है, नाक होती है, मुंह होता है, आंख होता है, बाल होते हैं, हाथ होते हैं। तो ये आप एक एक चीज़ें जो पढ़ रहे हैं वो आंशिक रूप से पढ़ रहे हैं, एक मतलब पार्ट की तरफ, संपूर्ण से अंश की ओर जा रहे हैं। तो संपूर्ण उसकी शरीर है, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने एक एग्जाम्पल के माध्यम से आप लोगों को यहाँ पे बताया था इससे। तो यही चीज़ें हैं, अनुरक्षण और कल्याण के अंश की योगदान के रूप में परिभाषित किया इसने, ब्राउन ने, ठीक है। याद रखिएगा, ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा ए वाला। देखिए कोई व्यक्ति साथ ज्वाइन हो रहा है, मैं एक बार उनको ज्वाइन कर लेता हूँ, फिर नेक्स्ट क्लास पे बढ़ता हूँ, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न हमारे सामने है। ये प्रश्न है, अगर हम बात करते हैं तो देखिए जरा आप लोग, क्वेश्चन नंबर 24 कह रहा है निम्नलिखित में से किसके अनुसार प्रकट प्रकार्य वे होते हैं जो अभिष्ट और अभिज्ञात होते हैं और अप्रकट प्रकार्य ना कि ही अभिष्ट होते हैं और ना ही अभिज्ञात होते हैं। ये प्रश्न मैंने कल बताया। ओके, जॉनसन। अगर आप ये बात कह रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, ऑप्शन नंबर आपका पहला वाला करेक्ट जवाब हो जाएगा। E.A. जॉनसन का नाम आता है, ऑप्शन नंबर ए वाला आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25 की बात करते हैं। 9 प्रकार्यवाद की अवधारणा किसने दिया? देखिए ये प्रश्न आप जी कोहन ने दिया है, शाबाश, बहुत बढ़िया, ऑप्शन नंबर सी, बहुत बढ़िया। अगर आपको याद है ये सारी चीजें तो बहुत अच्छा है।
प्रकार्य और दुष्प्रकार्य की अवधारणा किसने दिया है? मरियन जे लेवी। मेरियन जे लेवी। ओके, मेरियन जे लेवी। मेरियन यहाँ पे जे है ना, ये सेपरेट है जे और लेवी, ठीक है, याद रखिएगा, ठीक है। तो मेरियन जे लेवी ये एक नाम है विद्वान का, इसी ने प्रकार्य और दुष्प्रकार्य की अवधारणा दिया है। ऑप्शन आपका पहला करेक्ट हो जाएगा। ये सारा मैं कल आप लोगों को पढ़ा चुका हूँ। वी प्रकार की अवधारणा किसने दी थी? हॉबबर्न। ओके, यहाँ पे अगर आप बात करते हैं बी प्रकार की अवधारणा तो आगबर्न का नाम आता है। आप लोग इसके किताब का नाम बताएंगे, वर्ष मैं बता दिया हूँ। सोशल चेंज, शाबाश, हाँ शाबाश, बहुत बढ़िया। एक यहाँ पर क्वेश्चन देखिए, किसी सज्जन ने मेरे से ये पूछा भी था कि सर यूनोमिया और डायनोमिया क्या होता है। मैंने बताया था कि यूनोमिया एक प्रकार से सकारात्मक कार्यों को रिप्रेजेंट करता है और नकारात्मक कार्यों को डायनोमिया रिप्रेजेंट करता है। तो जरा मुझे बताएं यहाँ पे ये अवधारणा किस विद्वान ने दिया है? ब्राउन ने, शाबाश, रेड क्लिफ ब्राउन, शाबाश। अच्छा, एक चीज और बताइएगा जरा, रेडफील्ड ब्राउन का नाम आता है, एक रेडफील्ड ब्राउन का नाम आता है, जरा इनके बारे में बताइए। इनकी किताब 1955 में आई थी, मैंने वर्ष बता दिया है। लिटिल कम्युनिटी। शाबाश, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, शाबाश, ऐसे पढ़ते रहिए। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 29 के बारे में कि प्रकार्य आदेशक की अवधारणा किसने दी है? पार्सन्स, ठीक है, वेरी गुड। यहाँ पे अगर आप बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 29 के बारे में, टी पार्सन्स, तो प्रकार्य आदेशक के बारे में रिप्रेजेंट करने वाले यही व्यक्ति हैं, टी पार्सन्स, याद रखिएगा। इनका एक और कॉन्सेप्ट है, मैं आपको बता दूं, व्यापारिक सौदे, मूल्य मैतक, और सबसे ज्यादा वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, टी पार्सन का समाज को एक व्यवस्था के रूप में मानते हैं। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो कि कल वाली क्लास में आप लोगों को बता चुका हूं, ठीक है। तो ये भी याद रखिएगा। चलिए एक प्रश्न 30 तक कंप्लीट कर लेते हैं ना, है ना, 30 तक कंप्लीट कर लेते हैं। देखिए जरा, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक टी पार्सन द्वारा यथा प्रतिपादित सामाजिक क्रिया प्रणाली के सामान्य सिद्धांत का भाग नहीं है। क्वेश्चन नंबर 30 है। अब ऐसे प्रश्नों पे आपको थोड़ा सा विचार करना है, जैसे मैं विचार करता हूं, मेरी बात को ध्यान सुनिए। क्रिया और कर्ता स्थिति प्रणाली की एक प्रक्रिया है। देखिए यही प्रश्न आपको अगर मैं बात करूं, पार्सन्स के द्वारा बताया गया कि यथा प्रतिपादित सामाजिक क्रिया प्रणाली के सामान्य सिद्धांत का भाग नहीं है। तो मैं आपको बताऊं, एक क्रिया था, एक प्रतिक्रिया था, ठीक है, जहां पर उन्होंने व्यवस्था के बारे में बात कर रहे थे सामाजिक क्रिया के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो इसने कहा कि यही सामान्य सिद्धांत का भाग नहीं है। बाकी अगर मैं बात करूं जैसे ईगो की, तो ये क्रिया का साधन के रूप में देखा जाता है, तो ये एक प्रकार का सामान्य सिद्धांत हो जाता है, जिसे हम ऐसा नॉर्मली देख लेते हैं। और अगर हम बात करते हैं इंद्रियानुभाविक तत्वों के रूप में भौतिक पदार्थों को, ईगो के एक अननोन क्रिया को लेकर, तो ये भी एक सामान्य सिद्धांत के रूप में देख लेते हैं। लेकिन क्रिया के पदों और वस्तुपरक, देखिए वस्तुपरक तो हर जगह इंपॉर्टेंट होता है, केवल मेलिनोवस्की को छोड़ दीजिए, मेलिनोवस्की को छोड़ दीजिए, वस्तुपरक संसार का सामाजिक, भौतिक और सांस्कृतिक रूप से वर्गीकरण किया जाता है। तो मेरे हिसाब से यहाँ पे करेक्ट जवाब ऑप्शन नंबर 30 का पहला वाला करेक्ट माना जाएगा। 30 वाले का ऑप्शन नंबर ए वाला करेक्ट माना जाएगा। क्वेश्चन नंबर 31 देख लीजिए, निम्नलिखित में से किसके अनुसार संस्कृति व साधन है? मैंने आपको कल पढ़ाया था, एक लाइन में भी ऐसे प्रश्न बन जाता है, जरा इतना ही पे बता दीजिए। देखिए, हाँ मेलिनोवस्की, किसी ने कह दिया था मुझे, अभी बोला है पार्सन्स, गलत जवाब आपका पार्सन्स था। मैं आपको बता दूं, यहाँ पे मेलिनोवस्की का नाम आएगा। मैंने पहले कल ही शुरुआत में आपको बोला था कि यह प्रश्न बनाएगा, और जिसके द्वारा मनुष्य अपने शारीरिक और सामाजिक और अंतिम रूप से बौद्धिक अस्तित्व को बनाए रखने में सफल होता है। बेसिकली यही क्रिया जो मेलिनोवस्की ने बताया था, इसके अंतर्गत 7 ऐसे आते हैं आवश्यकता जो सांस्कृतिक पर आधारित हैं। तो अगर हम आवश्यकताओं की बात करते हैं तो ध्यान रखिएगा, शारीरिक पोषण एक होता है, कभी कभी शारीरिक पोषण की जगह भोजन लिख देता है, तो बात दोनों एक ही है, उसमें कंफ्यूज मत होइएगा आप लोग। दूसरे नंबर पर आता है सुरक्षा, तीसरे पे आता है स्वास्थ्य, प्रजनन, गति, शारीरिक आराम और वृद्धि। अभी इसके जितनी बार नाम आएगा ना, मैं उतनी बार आपको 7 के बारे में बोलूंगा, तो आपको इजीली याद हो जाएंगे, आप उसकी टेंशन ना ले, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 32 कह रहा है आपसे कि निम्नलिखित में से किसने उद्विकास, प्रसारवाद, ऐतिहासिकवाद के विरोध में अपने सांस्कृतिक प्रकार की अवधारणा का प्रतिपादन किया है? देखिए ये मेलिनोवस्की। यहाँ पे अगर आपने जवाब दिया है मुझे 32 का ऑप्शन नंबर डी मेलिनोवस्की, तो बहुत बढ़िया जवाब दिया है, सांस्कृतिक। अच्छा एक चीज और बता दूं यहाँ पे मैं, देखिए एक सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत है,
कोई बताना चाहेगा सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत किसने दिया है? कोई भी व्यक्ति? सिद्धांत सामाजिक सांस्कृतिक बोल दीजिए। मेलिनो नहीं दिया होगा। नो 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 नो, ये लेव बाय नहीं नहीं नहीं, लेव बाइगोस्की, लेव बाइगोस्की ने सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत दिया है। याद कर लीजिए, नोट कर लीजिए, ठीक है। यहाँ पे सांस्कृतिक प्रकार की बात हो रही थी, तब आपको मैंने बता दिया कि मेलिनोवस्की का नाम। ध्यान रखेंगे ये दोनों चीज़ें। अब देखिए ये प्रश्न इतना सरल है कि मैं प्रश्न ना पढ़ूं, केवल यही पढ़ दूं, द डिवीजन ऑफ लेबर, तो आप बता देंगे। दुर्खिम। अच्छा, मेरे एक वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, दुर्खिम का। अच्छा, कोई बताएगा इसका वर्ष? 1893 सर। शाबाश, बहुत बढ़िया। 1895 की किताब का नाम? रूल्स ऑफ सर्जिकल मेथड। शाबाश। 1897 97? द सुसाइड सर। वेरी गुड, आत्महत्या। शाबाश, बहुत अच्छा लग रहा है मुझे आज, बहुत बढ़िया। अच्छा, मुझे एक चीज और याद आई है, सोसाइटी किताब किसने लिखा है? सोसाइटी, केवल सोसाइटी। मैकाइवर एंड पेज। शाबाश, मैकाइवर एंड पेज। शाबाश, बहुत बढ़िया। चलिए एक और किताब देखिए, द रूल्स ऑफ सोशियोलॉजिकल मेथड नामक पुस्तक के लेखक कौन है? हाँ हाँ, यहाँ पे इस्माइल दुर्खिम। वेरी गुड, शाबाश। अभी तो आप ही लोगों ने तो बोला है मुझसे, अभी तो बोला है आप लोगों ने। अच्छा, 1912 वाली किताब भी जो रिलीजन से संबंधित है दुर्खिम को, वो भी याद रखिएगा, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 35। निम्नलिखित में से किसने समाज को एक जीवधारी की भांति माना है? समाज। दुर्खिम। आपका जवाब यहाँ पे अगर हम बात कर रहे हैं तो आपको बता दूं, इस्माइल दुर्खिम इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट जवाब है आपका यहाँ पे, इस्माइल दुर्खिम। अगर हम बात करते हैं कि देखिए मूल्यमैतक, मैंने अभी 3 शब्द बोले थे, कौन बताएगा? मूल्यमैतक, टी पार्सन। शाबाश। और अगर मान लीजिए, हाँ, व्यापारिक सौदे भी। शाबाश। और एक शब्द और थे, समाज को एक व्यवस्था। हाँ, शाबाश, समाज का एक व्यवस्था। ये तीनों का नाम टी पार्सन्स का आता है। अगर आप सभी को ये सारी चीज़ें आ रही हैं तो बहुत अच्छी बात है। एक प्रश्न और देख लीजिए, 40 तक कर लेते हैं आज, ठीक है ना। निम्नलिखित में से किसने प्रतिस्पर्धा को परिवर्तित कर, नो यहीं से छोड़ देते हैं ना, 37 से कल करेंगे, ठीक है। अभी यहाँ पे संघर्ष चल रहा है, अब संघर्ष के बारे में हम लोग बात करेंगे, है ना। हाँ, अब संघर्ष के बारे में हम लोग जो है चर्चा करते हैं। चलिए आ जाइए यहाँ पे। चलिए, यूनिट नंबर जो 2 है हमारा, ये बेसिकली संघर्ष में ही पूछा गया है, उपागम को लेकर। तो हम थोड़ा सा उपागम पर चर्चा कर रहे हैं कि कौन कौन सी चीज़ें हैं, ठीक है। उसकी विशेषताएं, परिभाषा और प्रकार को देखेंगे। तो मेरा एक सिंपल सा सवाल है आप सभी लोगों से, है ना, आप सभी लोगों से। तो मैं आप सभी लोगों से जानना चाहता हूँ, संघर्ष कहते किसको है? संघर्ष। सर, जब कोई व्यक्ति समूह में अपनी बात को रखने के लिए स्ट्रगल करता है जी, चीजों उसके विपरीत होती है, उन विपरीत परिस्थितियों से फाइट करता है, उसी को संघर्ष कहते हैं। शाबाश, चलो बहुत बढ़िया। और भी कोई अपने शब्दों में बताना चाहेगा मुझे, संघर्ष किसे कहते हैं? सर, ये केवल व्यक्तिगत से संबंधित नहीं होता है, विचारों और तथ्यों का भी आपस में। ओके, यहाँ पे दोनों अलग अलग विचारधारा रखते हैं और दोनों विचारधाराएं किसी ऊपर प्रकाशती हो तो वहाँ पर मुटाव होता है, बनके संघर्ष। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। ये भी अपने शब्दों में आपने जो बताया बहुत बढ़िया बताया। देखिए अब मेरा सुनिए, संघर्ष सिंपल शब्दों में अगर मैं बात करूं आप लोगों से, इसका मतलब होता है जैसे 2 या 2 से अधिक लोग। अब जैसे आप लोग हैं मतलब 15-16 लोग, अब 2 या 2 से अधिक समूहों के बीच में कोई मतभेद अगर हो जाए, प्रतिरोध हो जाए, विरोध हो जाए, इन्हीं को हम बोलते हैं द्वंद्व, इन्हीं को हम बोलते हैं संघर्ष। हम कह सकते हैं कि अगर समूह के अंदर हो रहा तो वो अंतः संघर्ष हम ऐसा कह सकते हैं। तो संघर्ष सिंपल शब्दों में इसी तरीके समझ सकते हैं कि संस्कृतियों के ज्ञान, विश्वास, कला, नैतिकता, प्रथा, धर्म, रूढ़ी, लोकरीतियां, भाषा इत्यादि में अंतर पाया जाता है, और ऐसे ही को हम अगर परिप्रेक्ष्य में देखते हैं तो वो संघर्ष का एक पार्ट बनता है, वो संघर्ष का एक पार्ट बनता है। इस चीज को आप लोग ध्यान रखिएगा। तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है
सीधा शब्द में कि संघर्ष किसी व्यक्ति या समूह द्वारा बल प्रयोग, हिंसा, प्रतिकार अथवा विरोध पूर्वक किया जाने वाला वह प्रयत्न है जो दो या दो से अधिक व्यक्तियों अथवा समूहों के कार्यों में बाधा डालता है। तो सिंपल सी बात है, संघर्ष एक सामाजिक प्रक्रिया है जो सभी समाजों में पाई जाती है और इसी प्रक्रिया में व्यक्ति और समूह किसी उद्देश्य की प्राप्ति के लिए एक दूसरे व्यक्ति या समूह को रोकने का प्रयत्न करते हैं, तो उसको हम बोलते हैं भाई बाधा डाल रहा है, हम उसको बोलते हैं यहाँ पे संघर्ष हो रहा है ना। तो ये बहुत ही सिंपल सवाल है, इस चीज को भी आप लोग जो है ध्यान में रखिएगा, इस चीज को भी आप लोग ध्यान रखिएगा। और आपको एक चीज बता दूं कि जो प्रतिस्पर्धा के परिवर्तन का रूप है, नोट कर लीजिएगा, जो प्रतिस्पर्धा के परिवर्तन के रूप में है वो डेविस महोदय कहते हैं कि ये संघर्ष है। वो डेविस का स्टेटमेंट है, किंग्सले डेविस कहते हैं कि प्रतिस्पर्धा के परिवर्तन रूप जो है संघर्ष कहलाते हैं, जो परिवर्तित हो रहे प्रतिस्पर्धा के। ठीक है, आगे हम बात करते हैं। देखिए, संघर्ष मानवीय संबंधों में विद्यमान रहने वाली एक अनिवार्य व स्वाभाविक सामाजिक प्रक्रिया है। जब सामाजिक संबंधों में समझौते की कोई संभावना नहीं रह जाती है तो कोई व्यक्ति या समूह अपने लक्ष्यों की प्राप्ति के प्रतिस्पर्धा के मार्ग छोड़कर हिंसा की धमकी का सहारा लेने लगता है। और वही प्रश्न था आपके सामने कि प्रतिस्पर्धा के परिवर्तन का रूप ही संघर्ष कहलाता है, यही बात बोल दिया था किंग्सले डेविस ने। बात समझ में आई कि कोई व्यक्ति या समूह अपने लक्ष्यों के प्राप्ति के प्रतिस्पर्धा नहीं रह रही है तो व्यक्ति या समूह के अपने लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए ऐसे में मार्ग को छोड़कर हिंसा की धमकी का सहारा लेने लगता है, तो वो कहलाता है संघर्ष। या आप इस तरीके से कह लीजिए एक लाइन में कि प्रतिस्पर्धा के परिवर्तन का रूप ही संघर्ष है। ये भी सत्य है, गलत नहीं है, ये भी सत्य है। विरोधी को नुकसान पहुंचाने या समाप्त करने का प्रयत्न करता है तो संघर्ष प्रारंभ हो जाता है। आप ही अपने आप को रख लीजिए, जब विरोधी को नुकसान पहुंचाने का या समाप्त करने का प्रयत्न करना शुरू कर देते हैं तो वो आपके लिए संघर्ष का रूप बन जाता है। वो क्या बन जाता है? संघर्ष बन जाता है ना। तो बहुत ही सिंपल सी चीजें हैं, आप लोग ऐसे ही पढ़िए आराम आराम से और नोट भी बनाते रहिएगा। आगे हम बात करते हैं थोड़ी सी परिभाषाओं के बारे में। अब अगर हम परिभाषा लेते हैं संघर्ष की तो अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग तरीके से परिभाषित किया था। मैं आपको बता देता हूं, आप ध्यान रखिएगा सभी लोग कि हर्बर्ट स्पेंसर ने वैज्ञानिक आधार प्रदान किया था इस संघर्ष को एक उद्विकासी सोच के रूप में। आप ऐसा कह सकते हो कि जो संघर्ष शब्द है, इस तरीके से अगर उत्पत्ति में अगर कोई बहुत ज़्यादा परिचर्चा करने वाला व्यक्ति है तो वो आता है हर्बर्ट स्पेंसर। हाँ, यहाँ पे वर्ग विहीन या संघर्ष या द्वंद्वात्मक का सिद्धांत ने मैं आपको नहीं बता रहा हूँ, नहीं तो नाम कार्ल मार्क्स का आता है। अभी आप लोग पीडीएफ में भी देखेंगे वर्ग विहीन वगैरह के बारे में, है ना। अगर हम बात करते हैं जेएस फीचर के बारे में, जेएस फीचर के अनुसार कहा गया कि पारस्परिक अंतःक्रिया का वह रूप है जिसमें दो या दो से अधिक व्यक्ति एक दूसरे को दूर करने का प्रयत्न करते हैं, वो क्या कहलाता है? संघर्ष, है ना। तो अब सिंपल सी बात है कि कोई पारस्परिक अंतःक्रिया हो रही है, कोई भी समाज के पॉइंट ऑफ व्यू से कोई भी आप गोल बना रहे हैं या लक्ष्य बना रहे हैं या किसी व्यक्ति को समाज की मुख्य धारा से जोड़ रहे हैं और उसमें दो या दो से अधिक व्यक्ति एक दूसरे को दूर करने का प्रयास करता है, तो ऐसी कंडीशन बन जाती है संघर्ष की। वहीं अगर हम बात करते हैं गिलिन और गिलिन की परिभाषा, तो गिलिन और गिलिन कहते हैं कि संघर्ष वह सामाजिक प्रक्रिया है, संघर्ष वह सामाजिक प्रक्रिया है जिसमें व्यक्ति या समूह अपने उद्देश्य की प्राप्ति अपने विरोधी को हिंसा की धमकी देकर करता है, हिंसा की धमकी देकर करता है या हिंसा की धमकी से चुनौती देकर करता है। ये भी बात वही, मतलब बढ़ा चढ़ा के लिखा गया है। तो बात एक ही है, बात एक ही है कि जिसमें व्यक्ति और समूह अपने उद्देश्य या लक्ष्यों या ध्येयों की प्राप्ति का प्रयास करता है और वहां पर प्रयास में विरोधी को सीधे हिंसा की धमकी से चुनौती देकर करता है, तो वो भी एक प्रकार का गिलिन और गिलिन की परिभाषा बन जाती है। उतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, ये ध्यान रखिएगा। आगे हम बात करते हैं मैकाइवर एंड पेज की। सामाजिक संघर्ष में वे सभी क्रियाकलाप सम्मिलित हैं, ये इंपॉर्टेंट है, ये नोट करिएगा आप सभी लोग। सामाजिक संघर्ष में वे सभी एक्टिविटी सम्मिलित किए गए हैं जिसमें मनुष्य किसी उद्देश्य की प्राप्ति के लिए एक दूसरे से लड़ते हैं अथवा विवाद करते हैं, है ना। तो लड़ना और विवाद करने का मतलब ये नहीं कि जाके फाइट कर लेनी है। अब विवाद का मतलब ये नहीं कि उसके घर के सामने जाके
चिल्लाने ना आए। विवाद का मतलब वाद विवाद, तर्क वितर्क करना, एक दूसरे से लड़ना, उस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो मैकाइबर पेज ने इस तरीके का बोला कि ऑल एक्टिविटी, सभी क्रियाकलाप सम्मिलित किए गए हैं जिसमें मनुष्य किसी उद्देश्य की प्राप्ति के लिए एक दूसरे से लड़ते और तर्क वितर्क या वाद विवाद करते। तो ये होता है संघर्ष। हम लोग भी कभी कभी डिबेट, अभी मैंने लास्ट टाइम में मैंने जो है यूक्रेन और रसिया पर मैंने थोड़ा सा चर्चा किया था MPPSC में, तो वो एक प्रकार का डिबेट था, हम लोग वाद विवाद कर रहे थे, है ना। तो वही चीज़ें हैं मैकाइबर एंड पेज के अकॉर्डिंग भी। आगे अगर हम बात करते हैं A.W. ग्रीन के अकॉर्डिंग परिभाषा के बारे में, तो दूसरे या दूसरों की इच्छा के विरोध, प्रतिकार या बलपूर्वक रोकने के विचारपूर्वक प्रयत्न को संघर्ष कहते हैं। अब यहाँ पर आप यूक्रेन और रसिया के बारे में भी सोच सकते हैं, ठीक वही चीज़ें हैं जो आज कल आप देख रहे हैं महायुद्ध के रूप में। तो एक प्रकार से वो भी संघर्ष ही है, बलपूर्वक रोकने का विचारपूर्वक प्रयत्न, ताकि नाटो का वो सदस्य ना बन पाए। इस तरीके का हो सकता है उसका कॉन्सेप्ट, कुछ भी हो सकता है कॉन्सेप्ट, है ना। तो ये चीज़ें हैं, इस तरीके से हम इसको संघर्ष को समझ सकते हैं। ठीक है, आगे हम बात करते हैं संघर्ष की। और भी परिभाषाएं हैं। मैकाइबर ने एक चीज़ और बोला है एक लाइन में कि संघर्ष सहयोग से एक क्रॉस पर काटता है। संघर्ष, ध्यान रखिएगा, संघर्ष सहयोग से एक क्रॉस पर काटता है। क्रॉस का मतलब यही, अब यहाँ से लाइन एक मान लीजिए स्टैंडिंग लाइन है, एक स्लैटिंग लाइन है। अब इसको जो काट रही है यहाँ पे, जो जहाँ पे उत्पत्ति है, जहाँ पे अगर हम बात करते हैं मूल बिंदु की, वो एक प्रकार की क्रॉस लाइन है, यहाँ पे क्रॉस कर रहा है। तो ये वहाँ पे संघर्ष है, यहाँ जो है आपका ये संघर्ष है, ये संघर्ष है। ठीक है, तो ये मैकाइबर पेज की परिभाषा थी। आगे हम बात करते हैं संघर्ष की कुछ विशेषताएं हैं। जैसे संघर्ष के लिए 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों या समूहों का होना जरूरी है। अकेले तो संघर्ष होगा नहीं। अपने आप में अगर संघर्ष करोगे तो उसको बोलते हैं खाली पुलाव पकाना, है ना, सपनों में खोए रहना कि मैं IAS बन जाऊं, मैं मेडिकल सोशल वर्कर बन जाऊं, मैं ये बन जाऊं, वो बन जाऊं। तो ये गलत है, ये कोई संघर्ष नहीं है अकेले में। तो 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों में ही या समूह में ही संघर्ष होता है। इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा। अप्लाइड प्रश्न एग्जाम में जब बनाए जाएंगे अभिकथन और कारण करके, तो यहाँ पे ये पॉइंट डाला जा सकता है आप लोगों के लिए। जो एक दूसरे के हितों को हिंसा की धमकी या आक्रमण, विरोधी या उत्पीड़न के माध्यम से चोट पहुंचाने की कोशिश करते हैं, तो वह कहलाता है आपकी संघर्ष की एक प्रकार की विशेषताएं हैं। आगे बात करते हैं, संघर्ष एक चेतन प्रक्रिया है, चेतन एक्टिव, है ना। आपको मैंने पढ़ा भी चुका हूं चेतना, चेतन अर्धचेतन के बारे में, तो वही चेतन है। और आगे हम बात करते हैं तो इसमें कह रहा है कि संघर्षरत व्यक्तियों और समूहों को एक दूसरे की गतिविधियों को ध्यान रखता है और वे अपने लक्ष्य की प्राप्ति के साथ साथ विरोधी के मार्ग को हटाने का प्रयत्न भी करता है, उसे कहते हैं संघर्ष। तो ये लक्षण है, ये विशेषताएं हैं उसकी, एक प्रकार से दिखाई दे रहा है आप लोगों को। ऐसा कहीं क्रियाविधि हो रही है तो आप कह लीजिए संघर्ष हो रहा है। ठीक है, तो मेरा कहने का मतलब अगर घर में भी आप फाइट करें, किसी बात पे लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं, तो उसको आप कह सकते हो कि ये संघर्ष कर रहे हैं, हम संघर्ष कर रहे हैं, बोल सकते हो। ये संघर्ष, संघर्ष यही है, इसको संघर्ष कहते हैं, है ना। ये नहीं कि लड़ाई हो गई घर में, है ना, ऐसा नहीं। आगे अगर हम बात करते हैं तो संघर्ष एक व्यक्तिगत प्रक्रिया है। इसका तात्पर्य यह होता है कि संघर्ष में ध्यान लक्ष्य पर केंद्रित ना होकर प्रतिद्वंदियों पर केंद्रित होता है। अब लड़ाई तो यही, हम 2 ही लोग को देखते ना, फलाने ने फलाने को मार दिया, उसने उसको चपेट लगा दिया या जो भी कर दिया, यही हम बोलते हैं ना। तो यहाँ पर केंद्रित कौन है? प्रतिद्वंदी है, जो 2 लोग लड़ रहे हैं, है ना। तो वो एक प्रकार का संघर्ष का पार्ट बनता है, लक्षण दिखता है। संघर्ष एक अनिरंतर प्रक्रिया होती है। इसका अर्थ यह है कि संघर्ष सदैव नहीं चलता है, बल्कि रुक रुक कर चलता है ना। अपने बारे में सोचिए थोड़ा सा। इसका कारण यह है कि संघर्ष के लिए शक्ति और अन्य साधन जुटाने पड़ते हैं, जो किसी भी व्यक्ति या समूह के पास असीमित मात्रा में नहीं पाए जाते हैं। को भी व्यक्ति और समूह सदैव संघर्षरत नहीं रहते भी है। अब बात ये सत्य है, 24 घंटे थोड़ी ना होता है भाई। आप यूक्रेन और रसिया का भी देख लीजिए, एक समय उनका भी आता है, युद्ध बंद करते हैं, है ना। तो ऐसी कंडीशन, इसको बोला जाता है संघर्ष। तो वही चीज़ें यहाँ पर लिखी गई है। तो मेरे हिसाब से अगर आप लोग न्यूज़ देख रहे होंगे यूक्रेन रसिया को, तो अच्छे समझ पाएंगे इसको, है ना, अच्छे से समझ गए होंगे, है ना, है कि नहीं, बताइए एक बार। हाँ, आगे बात करते हैं संघर्ष। देखिए, संघर्ष एक स्वाभाविक प्रक्रिया है ना, ये भी आप ध्यान रखिएगा। इसका तात्पर्य यह है कि संघर्ष किसी न किसी रूप में प्रत्येक समाज और प्रत्येक काल में कम या अधिक मात्रा में अवश्य पाया जा सकता है।
बात सत्य है ये कि संघर्ष किसी न किसी रूप में प्रत्येक समाज में होते हैं, प्रत्येक काल में हुए हैं, कहीं कम है कहीं अधिक है। आप बोलते भी हो ना कि किसी हर घर में लड़ाई होती है, किसी का पता चल जाता है, किसी का पता ही नहीं चलता है। तो आप इसको भी रिलेट कर लीजिए। संघर्ष एक सार्वभौमिक प्रक्रिया है और सार्वभौमिक हमेशा सत्य ही होता है, मैंने आपको बताया भी। समाज की रचना इस तरह की होती है कि जिसमें व्यक्तियों और समूहों में विभिन्न स्वार्थ और हित होते हैं, बात सत्य है, और व्यक्ति और समूह अपने हित की पूर्ति के लिए प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से संघर्ष करते रहते हैं। अभी कल मैं आपको बताऊं, प्रयागराज में मैंने न्यूज में देखा था, फेसबुक पे समाचार आ रहा था कि जो वोटिंग की मशीन थी उस मशीन को ही छुपा लिया गया, यानी चोरी कर लिया गया। न्यूज में आप लोगों ने सुना है ये बात? उत्तर प्रदेश की बात कर रहा हूँ। हाँ सर। हाँ, तो ऐसा तो मैंने कहा। हाँ, तो यहाँ पे देखिए वही चीज़ यहाँ पे लिखा है कि व्यक्ति और समूह अपने हित की पूर्ति के लिए, अब वहाँ पे अपने हित की पूर्ति के लिए प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष, साम दाम दंड भेद सब कुछ अपना लो, इसी को संघर्ष कहते हैं, है ना। एग्जाम को क्रैक करना है आपको, चाहे प्रत्यक्ष चाहे अप्रत्यक्ष, चाहे एग्जाम प्रश्न को रट्टा मार के जाया जाए चाहे समझ के जाया जाए, हमें एग्जाम को क्रैक करना ही है ना। संघर्ष आंतरिक और बाह्य प्रक्रियाओं का कारण होता है, बात तो ठीक है। आंतरिक भी हो सकता है, बाह्य प्रक्रिया भी हो सकती है। आंतरिक प्रक्रिया वो होती है जब स्त्रियों को शिक्षा में प्रवेश दिया जाए तो आर्थिक रूप से स्वतंत्र हो जाए या स्वतंत्र हो गई है, फिर उन्होंने अपनी अधिकार की मांग की है। आज नारी आंदोलन का जो भी स्वरूप दिखाई देता है वह व्यवस्था या समाज का आंतरिक संघर्ष है। सांप्रदायिक दंगे, आतंकवाद, भ्रष्टाचार, ठीक है, विद्यार्थी और श्रम संघ आंदोलन आदि आंतरिक संघर्ष है। तो अगर एग्जाम में प्रश्न बने कि भाई बाह्य संघर्ष की कौन कौन से एग्जाम्पल है, आंतरिक संघर्ष का कौन कौन सा एग्जाम्पल है, आप ऐसे समझ सकते हैं। तो आंतरिक संघर्ष आपने देख लिया। बाह्य प्रक्रिया की बात करते हैं तो दो राष्ट्रों के मध्य युद्ध, अंतर्राष्ट्रीय बाजार, मंडी में युद्ध, तकनीकी साधनों में, उत्पादन में, जापान और अमेरिका जो होड़ है उसकी बाह्य संघर्ष है। अगर हम बात कर लेते हैं यूक्रेन रसिया का युद्ध, ये बताइए बाह्य संघर्ष कहलाएगा या आंतरिक संघर्ष कहलाएगा, बताएं। हाँ, बाह्य संघर्ष का, हाँ ये बाह्य संघर्ष कहलाएगा। अगर हम बात करते हैं संप्रदाय वगैरह के, भ्रष्टाचार वगैरह की बात करते हैं, आतंकवाद की बात करते हैं, तो वो आंतरिक संघर्ष का पार्ट बनेगा, ठीक है। तो इस चीज को हम इस तरीके से समझ सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। संघर्ष का ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट था, अभी हम लोगों ने देखा। और भी चीज़ें हमें देखने को मिल सकती है। संघर्ष के भी कुछ प्रकार भी बनते हैं, टाइप भी बनते हैं, अभी हम बात भी करेंगे थोड़े बहुत। देखिए यहाँ पे कोजर और उसकी परंपरा के विचारकों का मानना है कि संघर्ष हमेशा समाज के लिए हानिकारक नहीं होता है। जब एक समाज दूसरे समाज के साथ संघर्ष में होता है तो समाज सुदृढ़ता से बढ़ती है। तो ये परिभाषा है, ये एक प्रकार की परिभाषा है कि संघर्ष हमेशा समाज में हानिकारक नहीं होता है। अब इनके कहने का मतलब ऐसा भी तो हो सकता है कि हम संघर्ष कर रहे हैं कि कोई कानून बनाया जाए। अब किसान आंदोलन को खत्म किया गया, मतलब उसको जो बिल था उसको पास करने के लिए भाई उसको रोक दिया जाए, तो यहाँ पर किसान लोगों ने संघर्ष किया था ऐसा। अब यहाँ पे तो पॉजिटिव में था उनके लिए ना, तो कोई चीज़ हमेशा समाज के लिए हानिकारक नहीं हो सकती है, तो वो संघर्ष ही था। जब एक समाज दूसरे के समाज के साथ संघर्ष में होता है तो समाज जो है सुदृढ़ता से आगे बढ़ता है, और बात ये सत्य है, ये बात भी सत्य है। तो यहाँ पे कि कोजर महोदय की संघर्ष की परिभाषा थी। हम बात करते हैं संघर्ष के प्रकार के बारे में। संघर्ष के प्रकार में अगर हम कोजर की बात कर लेते हैं, जैसे अभी आपने ऊपर देखा है कोजर महोदय का नाम, तो मैं बता दूं संघर्ष इन्होंने दो प्रकार के बताए थे। इनका एक प्रकार था यथार्थवादी, आप अगर चाहें तो नोट भी कर सकते हैं, यथार्थवादी, और जो दूसरा था वो था अयथार्थवादी, है ना। तो ये दो टाइप का इनका बेसिकली समाज जो है संघर्ष के दो प्रकार बताए थे, सत्यता और असत्यता के बारे में। तो केवल कीवर्ड्स को पकड़िए। यथार्थवादी और अयथार्थवादी जी, बताइए। कोजर एक विद्वान है, कोजर विद्वान है, कोजर, ठीक है। इसको आप याद रखिएगा, मैं लिख देता हूँ कोजर, कहीं आप गोजर लिख दे तो, है ना। कोजर, ठीक है। हाँ चलिए आगे बढ़ते हैं। संघर्ष के प्रकार और भी देख लेते हैं। देखिए अगर हम बात करते हैं मैकाइवर एंड पेज की, अब मैकाइवर पेज तो यूनिट नंबर 2 में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कार्ल मार्क्स बहुत इंपॉर्टेंट है, दुर्खिम बहुत इंपॉर्टेंट है, टालकाट पार्सन बहुत इंपॉर्टेंट है यूनिट नंबर 2 में।
पूरे यूनिट की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, केवल यूनिट नंबर सेकंड की बात कर रहा हूँ बस। तो इसमें संघर्ष में 2 प्रकार की बात किया है। एक को बोला था इसने, अगर हम बात करते हैं प्रत्यक्ष, और एक को बोला था अप्रत्यक्ष संघर्ष। और मैं आपको बता दूं, संघर्ष सहयोग से एक क्रॉस पर काटता है, ये बात किसने कही थी? हाँ, मैकाइवर एंड पेज ने, हाँ मैकाइवर एंड पेज ने कहा था इस बात को, ठीक है। अगर हम बात करते हैं प्रत्यक्ष संघर्ष के बारे में, जब 2 या 2 से अधिक व्यक्ति अथवा समूह एक दूसरे के विरुद्ध आमने सामने होकर संघर्ष करते हैं, तब प्रत्यक्ष संघर्ष कहलाता है। अब अच्छा सोचिए, मैं आप लोगों से यही बोला हूं कि प्राथमिक प्रणाली क्या है? प्रत्यक्ष है। और प्रत्यक्ष का मतलब मैं आपसे यही बोलता हूँ ना, आमने सामने होकर। तो कहने का मतलब मेरा ये होता है यहाँ पर कि जब आप सोशल केस वर्क करें, प्राथमिक प्रणाली के अंतर्गत केस वर्क, ग्रुप वर्क, कम्युनिटी वर्क, ये तीनों आते हैं। और इन तीनों के अंदर जो है, अगर हम बात करते हैं, प्रत्यक्ष है, प्रत्यक्ष प्रक्रिया है। और अप्रत्यक्ष प्रक्रिया जो सहायक प्रणाली, जो सेकेंडरी है, जो गौड़ है, जो द्वितीयक है, वो होती है। वो ये वाल्टर एंड्रियास फ्रीडलैंडर ने बोला था, ठीक है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि प्रत्यक्ष संघर्ष में किस तरीके से प्रत्यक्ष संघर्ष को रिप्रेजेंट कर रहे हैं मैकाइवर एंड पेज, साफ शब्दों में लिखा हुआ है, आमने सामने होकर संघर्ष करते हैं, ठीक है। और प्रत्यक्ष संघर्ष के तरीके वाद विवाद और वैचारिक जो है मतभेद, मारपीट, अच्छा साक्षात्कार भी हो सकता है, साक्षात्कार भी हो सकता है ना, ये आप इसको निगलेक्ट ना करें, साक्षात्कार भी हो सकता है, आदि भी जो प्रकट होते हैं वो प्रत्यक्ष संघर्ष कहलाते हैं। अप्रत्यक्ष में क्या होता है? अप्रत्यक्ष संघर्ष वह रूप होता है जिसमें व्यक्ति और समूह दूसरे व्यक्ति और समूह के स्वार्थ और हितों में बाधा पहुंचाकर स्वयं के हितों की पूर्ति करने का प्रयास करते हैं, वो अप्रत्यक्ष होता है। अप्रत्यक्ष वही होता है कि अपना मतलब स्वार्थ वाली भावना आ गई, स्वयं के हित की भावना आ गई। ये बात मैकाइवर एंड पेज ने कहा कि ये संघर्ष हो रहा है अप्रत्यक्ष। तो 2 टाइप के संघर्ष मैकाइवर एंड पेज ने बोला था, है ना। और भी देख लेते हैं किंग्सले डेविस का। देखिए किंग्सले डेविस की अगर मैं बात करूं ना, इसके भी 2 टाइप है। इसका एक संघर्ष, एक अगर संघर्ष के प्रकार था आंशिक और एक था पूर्ण, एक था आंशिक, एक था पूर्ण। देखिए यहाँ पे संघर्ष की बात मैं कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे संघर्ष की बात कर रहा हूँ। अगर मैं आप लोगों से बोलूँ, ध्यान से मेरी बात को समझने की कोशिश करिएगा आप सभी लोग, कि अनुरक्षण और कल्याण के अंश के योगदान के रूप में परिभाषित करता है, मतलब संपूर्ण के अनुरक्षण में, तो यहाँ पे प्रकारिवाद परिभाषा बन जाती है, ठीक है। संपूर्ण के अनुरक्षण और कल्याण के अंश के योगदान के रूप में परिभाषित करता है, तो वो रेड क्लिफ ब्राउन का नाम आ जाता है, तो प्रकारिवाद का बन जाता है। लेकिन यहाँ पे अगर हम बात करते हैं आंशिक, आंशिक का मतलब ये छोटा है, यहाँ आंशिक से मैंने रिलेट करा था वो परिभाषा को। तो आंशिक संघर्ष का मतलब होता है वह स्थिति जिसमें व्यक्तियों और समूहों के बीच लक्ष्य तो निर्धारित होते हैं, लेकिन उन लक्ष्यों को प्राप्त करने के साधनों को लेकर विवाद की स्थिति होती है, और यह स्थिति आंशिक संघर्ष के रूप में होती है। तो कहने का मतलब अगर मैं बात करूं ना, तो छोटे समय के लिए होती है, कम समय के लिए होती है ये संघर्ष। कहने का मतलब अगर आपके लिए, आप मेडिकल सोशल वर्कर हैं, आपके लिए अगर मैं बोलूं, किसी क्लाइंट पे अगर आप समाज की मुख्य धारा से उसे जोड़ रहे हो, तो आपने गोल बनाया 6 माह का, ठीक है, और एक गोल बनाया आपने 12 माह का। तो यहाँ पे जो आंशिक संघर्ष आप कर रहे हैं 6 माह वाला कर रहे हैं, और जो पूर्ण संघर्ष वाला काम कर रहे हैं, संपूर्ण संघर्ष वाला, वो 12 माह का काम कर रहे हैं। तो ये आपके पॉइंट ऑफ व्यू से, तो यहाँ से अप्लाइड इस तरीके से प्रश्न बनते हैं। तो आपके लिए आंशिक बेटर है कि पूर्ण बेटर है? अब डिपेंड करता है कि क्लाइंट है कौन सी कंडीशन में, माइल्ड लेवल पर है, मॉडरेट लेवल पर है, कि सीवियर लेवल पर है। अगर सीवियर लेवल पर होगा तो जाहिर सी बात है वो बनेगा 12 माह का गोल आप बनाओगे, और माइल्ड लेवल पर होगा तो अचीव जल्दी कर लेगा क्लाइंट, तो इसलिए आप 6 माह का बनाओगे। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो किंग्सले डेविस इस तरीके को संघर्ष के रूप में यहाँ पर बताया है आंशिक रूप में। अगर हम पूर्ण संघर्ष की बात करते हैं, तो पूर्ण संघर्ष वह होता है जिसमें ना तो किसी प्रकार का समझौता होता है और ना ही किसी अन्य तरीके से संघर्ष को टालने का प्रयास किया जाता है, बल्कि यह संघर्ष का वह रूप है जिसमें शारीरिक शक्ति के माध्यम से प्रत्यक्ष रूप से अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने का प्रयास किया जाता है। तो ये पूर्ण रूप से है ना, तो एक प्रकार का समझौता का रूप में देखने को मिलता है, और लॉन्ग टर्म गोल के रूप में इसको भी हम जानते हैं या समझ सकते हैं इसको लॉन्ग टर्म गोल के रूप में, ठीक है। तो इस चीज़ को भी आप लोग जो है ध्यान में रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट देखते हैं। अच्छा देखिए, अगर हम बात करते हैं तो संघर्ष के बेसिकली कई प्रकार हमें देखने को मिलते हैं।
संघर्ष के कई प्रकार देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि व्यक्तिगत संघर्ष भी हो सकता है, वर्ग संघर्ष भी हो सकता है, प्रजातीय संघर्ष भी हो सकता है, सामाजिक संघर्ष भी हो सकता है ना, और राजनीतिक संघर्ष हो सकता है, अंतर्राष्ट्रीय एक संघर्ष होता है वो भी हो सकता है। तो ये अन्य के रूप में किसी व्यक्ति का नाम इसमें नहीं मेंशन किया गया है, हाँ, किसी व्यक्ति का नाम मेंशन नहीं किया गया। मैं एक और व्यक्ति का नाम बता देता हूँ, सीमेल एंड कोजर का नाम। सीमेल, तो गिलानी का नाम आएगा, जी सर, गिलानी का नाम आएगा ना, तो व्यक्तिगत संघर्ष और उसमें ग्रीन का ग्रीन नहीं, एंड, तो ग्लीन ने ही तो बताया है ये 5 प्रकार के संघर्ष। अच्छा, नहीं, यहाँ एक मिनट, ये अगर हम बात कर रहे हैं संघर्ष के, देखिए मेरी बात को समझने की कोशिश करिए, संघर्ष के प्रकार, तो आप ये ना समझें, मेरी बात को ध्यान से समझिए, कोशिश करिएगा आप सभी लोग, यहाँ पर आप ये बिल्कुल ना समझें कि ये जो परिभाषा आप देख रहे हैं, मैं आपको बता रहा हूँ प्रजातीय संघर्ष के लेकर, ठीक है, व्यक्तिगत संघर्ष को लेकर, तो ये ग्लीन की परिभाषा नहीं है। बात ध्यान सुनिए मेरी बात को, ग्लीन की परिभाषा नहीं है ये। किंग्सले डेविस ने जब प्रतिस्पर्धा को संघर्ष के रूप में माना था, तो एक अन्य प्रकार का संघर्ष हो सकता है। जैसे अगर मैं बोलूं व्यक्तिगत संघर्ष क्या हो सकता है, जब संघर्षशील व्यक्तियों में व्यक्तिगत रूप से घृणा होती है और वे अपने स्वयं के हितों के लिए अन्य को शारीरिक हानि पहुंचाएंगे, तो बताइए यहां पे व्यक्तिगत संघर्ष नहीं हुआ, हो गया। तो ये एक प्रकार अन्य है। एक और परिभाषा देख सकते हैं, और मैंने अगर बात कर रहा हूं यहां पे वर्ग संघर्ष के बारे में, अभी वर्ग संघर्ष में कार्ल मार्क्स की भी थोड़ी सी भूमिका हम लोग देखते हैं, है ना, तो उसके बारे में अभी हम चर्चा करेंगे। तो वर्ग संघर्ष इतिहास समाज के निर्माण से ही प्रारंभ है। यहां पे कार्ल मार्क्स ने एक बात लिखी थी वर्ग संघर्ष में, कहा था कि आज तक अस्तित्व में रह रहे समाज का इतिहास, आज तक अस्तित्व में रह रहे समाज का इतिहास वर्ग संघर्ष कहलाता है। समूचे समाज का इतिहास वर्ग संघर्ष में जो है ढूंढा जा सकता है। प्राचीन काल में जब मुखिया सर्वे सर्वा था, तब से वर्ग प्रणाली का प्रादुर्भाव हुआ था, उदय हुआ था। मालिक दास प्राचीन काल में, मध्य युग में सामंत और सेवक, या आप कह लीजिए कामदार। आज के समय में, आधुनिक समय में ले लीजिए, ये एग्जाम में काफी प्रश्न बनता है। आज के समय में आधुनिक युग में मजदूर और पूंजीपति आदि वर्ग रह रहे हैं। तो ये वर्ग संघर्ष है। तो ये आज तक अस्तित्व में रह रहे समाज का, जी मैम, कार्ल मार्क्स, ठीक है। आगे बढ़िए, प्रजातीय संघर्ष। देखिए ये भी अगर हम बात करते हैं, अब मैं थोड़ा सा एक एक लाइन आप लोगों को बता देता हूं ताकि आप कंफ्यूज ना हो, है ना। प्रजातीय संघर्ष की बात करता हूं। देखो, ये अनुवांशिक शारीरिक भेदभाव के कारण व्यक्तियों का वर्गीकरण किया जाता है यहाँ पे, तो उसे प्रजातीय संघर्ष कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? प्रजातीय संघर्ष कहते हैं, है ना। और व्यक्तिगत संघर्ष के अतिरिक्त सामूहिक संघर्ष भी हो सकता है। प्रजातीय संघर्ष भी इसमें से एक होता है। तो प्रजातीय संघर्ष का आधार जो है प्राजातीयता, श्रेष्ठता और हीनता जैसी वैज्ञानिक अवधारणा है। तो मैं कहूंगा कि शारीरिक भेदभाव का कारण व्यक्तियों का वर्गीकरण किया जाता है, तो ये बेसिकली प्रजातीय संघर्ष को रिलेट कर लीजिए यहाँ पे, ये आपका सही मान लिया जाएगा। उसके बाद अगर मैं बात करता हूँ आप लोगों से, तो एक संघर्ष आप लोगों के सामने मिलता है सामाजिक संघर्ष। अच्छा, सामाजिक संघर्ष क्या होता है? तो यहाँ जो समाज में संघर्ष हो रहा है उसको रिप्रेजेंट करता है सामाजिक। अब इस समाज में जैसे राजनीतिक संघर्ष के दो टाइप बन सकते हैं, तो यहाँ पे राजनीतिक संघर्ष सोच सकते हो आप लोग, एक राष्ट्रीय संघर्ष, एक अंतर्राष्ट्रीय संघर्ष। जातिवाद, संप्रदाय तनाव, राजनीतिक तनाव, उग्रवाद, पृथककरण, विभाजन, है ना, राष्ट्रीय संघर्ष के प्रमुख कारण बन जाते हैं। वहीं अंतर्राष्ट्रीय संघर्ष के कारण को देखते हैं तो घृणा का, आक्रामकता की जो है अभिवृत्ति, समाचार पत्र, रेडियो, दूरदर्शन, भड़कीले समाचार, ये सारा सामाजिक संघर्ष बन जाता है ना, याद रखेंगे। और कहीं ना कहीं राजनीतिक संघर्ष को भी ये रिप्रेजेंट करने, तो वही राजनीतिक संघर्ष को भी और सामाजिक संघर्ष को, दोनों को आप एक साथ यहाँ पे सोच सकते हैं।
एक आपका संघर्ष बनता है अंतर्राष्ट्रीय संघर्ष, और इसको आप अलग से नोट कर लीजिए। तो यह भी राजनीतिक संघर्ष जो है एक विस्तृत रूप है, और राजनीतिक संघर्ष का क्षेत्र जब एक राष्ट्र की सीमा पार करके अन्य राष्ट्रों तक फैल जाता है तब उसे अंतर्राष्ट्रीय संघर्ष कहते हैं। बस, तो मैं कहूँगा जैसे भारत और चीन के बीच है ना, उनके बीच अगर युद्ध की बात अगर हम कर रहे हैं तो एक प्रकार से ये अंतर्राष्ट्रीय संघर्ष है। भारत पाकिस्तान के बीच अंतर्राष्ट्रीय संघर्ष है। यानी आप अन्य राष्ट्रों के बारे में जब सोचेंगे ना तो वो अंतर्राष्ट्रीय संघर्ष हो जाएगा। तो ये संघर्ष, तो यहाँ पे सर गिलीन और गिलीन नहीं है। गिलीन और गिलीन का कहना है कि संघर्ष वह प्रक्रिया है जिसमें व्यक्ति और समूह अपने उद्देश्य की प्राप्ति अपने विरोधी की हिंसा को धमकी देकर करता है। तो वो बेसिकली इसका नाम देखने को मिल जाता है। तो मैं अगर आपसे कहूँ तो अगर आप यहाँ पे स्वरूप सोचते, अगर आप मुझे कहते कि सर ये स्वरूप है, उसका एक प्रकार का स्ट्रक्चर है, तो मैं इस बात से सहमति आपको दिखाता कि भाई हाँ यहाँ पे गिलीन और गिलीन की परिभाषा ये जो स्वरूपों को लेकर चल रहे हो तो वो सत्य है, लेकिन वो स्वरूप जो था संघर्ष को रिप्रेजेंट उतना नहीं करता था। तो वहाँ पे बात ये सत्य है, लेकिन यहाँ पे प्रकार की बात मैं कर रहा हूँ ना कि स्वरूप की बात कर रहा हूँ। ठीक है, याद रखेंगे आप सभी लोग। चलिए आगे बढ़ते हैं इसी पॉइंट में। देखिए यहाँ पे अगर हम बात करते हैं संघर्ष के कारण को लेकर, तो संघर्ष के जो रीजंस हैं वो व्यक्तिगत विभिन्नताएं हो सकती हैं और सांस्कृतिक विभिन्नताएं हो सकती हैं। अब व्यक्तिगत विभिन्नताएं क्या हो सकती हैं? देखिए संघर्ष के कई रीजंस भी होते हैं। कोई बताना चाहेगा कारणों के बारे में थोड़ा सा मुझे बताएं, संघर्ष के कारण। सर वैचारिक विभिन्नता जी सर, जीवन जीने में साधनों की कमी। हाँ, ये आपका सही है। ठीक है, देखिए यहाँ पे अगर हम बात करते हैं तो मैं आपको बताता हूँ, मेरी बात को ध्यान से सुनिए, सभी का जवाब सही आ रहा है। तो जो यहाँ पे संघर्ष का कारण बताया गया, एक बताया गया व्यक्तिगत, जैसे समाज में व्यक्तियों के मध्य भिन्नताएं पाई जाती हैं और शारीरिक लक्षण, बुद्धि, अभिरुचि, मूल्य और प्रासामान्य जीवन लक्ष्य आदि संबंधित भिन्नताएं संघर्ष का कारण बन जाती है। तो यानी इंडिविजुअल तरीके से देखा गया, व्यक्तिगत तरीके से देखा गया, शारीरिक लक्षण के आधार पर देख लिया गया, उसकी रुचि के आधार पर देख लिया गया, उसकी मौलिक मान्यताओं के आधार पर देख लिया गया, उसकी बुद्धि के आधार पर देख लिया गया। तो ये संघर्ष हो गया, तो ये कारण बन गया, ये रीजन बन जाता है ना। तो कहीं ना कहीं व्यक्तिगत विभिन्नताएं जो है यहाँ पे हमें देखने को मिल जाती है संघर्ष के कारण में। तो याद रखिएगा व्यक्तिगत भिन्नताएं। अच्छा, एग्जाम में आप लोगों से ये नहीं पूछेगा कि बुद्धि, अभिरुचि, मूल्य, जीवन लक्ष्य, प्रसामान्यक आदि संबंधित संघर्ष को क्या कारण बनता है, ये नहीं पूछेगा। आपसे पूछेगा संघर्ष का कारण निम्नलिखित में से कौन सा है, कौन सा नहीं है, ऐसे प्रश्न बनाएगा। अगर व्यक्तिगत भिन्नता है तो फिर है। आगे अगर हम बात करते हैं सांस्कृतिक विभिन्नताओं के बारे में, यह भी हमें देखने को मिल जाता है कि संस्कृति सीखा हुआ व्यवहार है और संस्कृतियों के ज्ञान, विश्वास, कला, नैतिकता, प्रथा, धर्म, रूढ़ियों, लोक रीतियां, भाषा आदि में अंतर पाया जाता है, जो कि संघर्ष का एक कारण बनता है। हाँ, संस्कृतियों के ज्ञान, विश्वास, कला, नैतिकता, धर्म, लोक रीतियां, जिसको आप फोकवेस्ट के नाम से भी जानते हैं, जनरीतियों को रिप्रेजेंट करते हैं, भाषा, ये सभी जो हैं संस्कृति भिन्नताओं को बताती हैं। तो समाज में लोग हैं, विभिन्न कला के लोग हैं, विभिन्न धर्म के लोग हैं, है ना, विभिन्न रूढ़िवादी लोग हैं। तो इस वजह से संघर्ष कहीं ना कहीं सांस्कृतिक भिन्नताओं के रूप में भी हमें देखने को मिल जाता है। आगे अगर हम बात करते हैं परस्पर विरोधी संघर्ष, समाज में जब परस्पर विरोधी स्वार्थ वाले समूह एक साथ काम करते हैं तब उनमें संघर्ष की स्थितियां स्वयं में निर्मित हो जाती है। सामान्य रूप से आर्थिक क्षेत्र में पूंजीपति अथवा नियोक्ता अपने कर्मचारियों, श्रमिकों को सेवा के बदले उतना पारिश्रमिक नहीं बढ़ाते जितना लाभ अर्जन करते हैं। तो परस्पर विरोधी संघर्ष का मतलब यही होता है कि विरोधी स्वार्थ, यानी जो समूह है, व्यक्ति है, उसके परस्पर विरोधी स्वार्थ वाले समूह को एक साथ काम करने की बात बताता है। तो ऐसी स्थितियां स्वयं में निर्मित होने लगती है, तो परस्पर विरोधी। और इसी की अगर हम बात करते हैं तो आप लोगों को मैंने पढ़ाया भी था कि समाज और व्यक्ति दोनों एक दूसरे के परस्पर हैं। ये परिभाषा या यह स्टेटमेंट या मौलिक मान्यता किसने बोला है? मौलिक मान्यता। तो आप क्या जवाब देंगे?
मौलिक मान्यता, तो मौलिक मान्यता आपका बनेगा हैमिल्टन का, गार्टन हैमिल्टन का। और परिभाषा के रूप में अगर बनेगा तो मैरी रिचमंड का। आयोग एमपीपीएससी ने बेसिकली माना था हैमिल्टन का नाम, ठीक है। ऐसी स्थिति में हितों में टकराव होता है जो संघर्ष का कारण बनता है। राजनीति क्षेत्र में भी राजनीतिक कार्यप्रणाली, नेतृत्व और राजनीतिक दलों के बीच एक समान हित न होने के कारण स्पष्ट विरोधी हितों में टकराव होता है और राजनीतिक क्षेत्र में संघर्ष की स्थितियां बढ़ा देती है। तो ये परस्पर विरोधी का संघर्ष होता है। तो यहाँ पे जो दो व्यक्ति हैं या दो समूह है वो एक प्रकार का परस्पर का काम कर रहे हैं, तो ये एक प्रकार का कारण बन जाता है संघर्ष का। सामाजिक अगर हम बात करते हैं परिवर्तन में, तो सामाजिक परिवर्तन की तीव्र गति से उत्पन्न परिस्थितियां में समाज की संस्कृति, सामाजिक संबंधों के ताने बाने और समाज की संरचना में बदलाव लाने की बात करता है। और ये वही सोशल चेंज है जो आगमन का था, और उसी को रिप्रेजेंट इन्होंने किया है कि कहा है कि तीव्र गति से उत्पन्न परिस्थितियों जो समाज की संस्कृति है या संबंध है या जो सामाजिक ताना बाना है, ताना बाना का मतलब नेटवर्क, ताना बाना का मतलब नेटवर्क, समाज की संरचना में बदलाव लाना ही एक प्रकार का क्या कहलाता है, सामाजिक परिवर्तन को रिप्रेजेंट किया इसने संघर्ष के रूप में। तो चाहे औद्योगिकीकरण में आप ले लीजिए, चाहे नगरीकरण के विकास में ले लीजिए, सामाजिक संस्थाओं में परिवर्तन लाने की बात कर दीजिए, बात वही है, ठीक है। तो ये भी एक प्रकार का बन जाता है कारण। हितों में भेद की बात कर लेते हैं। हितों में भेद होना भी संघर्ष का कारण बनता है। हितों का संबंध हमारे जीवन के किसी भी पक्ष से हो सकता है। जब व्यक्ति के हितों में भेद का टकराव होता है तो संघर्ष शुरू हो जाता है, तो उसको हम बोलते हैं हितों के भेद में भी बन जाता है। ये तो बहुत सिंपल है ना। आगे हम बात करते हैं कार्ल मार्क्स के बारे में। कार्ल मार्क्स संघर्ष का जो सिद्धांत दिया ये काफ़ी फेमस रहा। ये जर्मन दार्शनिक हैं, अर्थशास्त्री भी हैं, इतिहासकार हैं, राजनीतिक हैं, सिद्धांतकारी हैं, समाजशास्त्री हैं, पत्रकार हैं, वैज्ञानिक समाजवाद है, बहुत सारी चीज़ें। ये पूरा नाम है कार्ल हेनरिक मार्क्स, इनका पूरा नाम। कार्यकाल इनका चला था 1880 से लेकर 1883 तक। जन्म और मरण के बीच में इनका पूरा स्टेटमेंट यहाँ पे है। हम बात करेंगे वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, जो समाज कार्य में यूजीसी में प्रश्न बनता है इस स्लाइड से। बहुत इंपॉर्टेंट है ये स्लाइड। अगर हम कार्ल मार्क्स के कार्य और विचार को देखें तो कार्ल मार्क्स ने हीगल के विचारों से प्रभावित थे। कार्ल मार्क्स, बात समझ रहे हैं नहीं आप लोग? कार्ल मार्क्स किससे संबंधित थे? अगर हम बात करते हैं तो कार्ल मार्क्स, याद रखिएगा आप सभी लोग, ये जो है हीगल के विचारों से प्रभावित थे। और मैं आपको बता दूं, जो कार्ल मार्क्स का दर्शन था हीगल के बिल्कुल विपरीत था। कार्ल मार्क्स कहता था कि पूंजी और धन जो श्रमिक के शोषण करने के उपयोग में लाया जाता है, यानी पूंजी वह धन है जो श्रमिक के शोषण करने के उपयोग में लाया जाता है, और इस शोषण को उसने कह दिया वर्ग संघर्ष। और वर्ग संघर्ष कहने वाला अगर कोई व्यक्ति है इस कंडीशन को, जहाँ पे पूंजी वह धन है जो श्रमिकों के शोषण हो रहा है, श्रमिक का, और ये बात कहा था कार्ल मार्क्स ने। लेकिन हीगल यहाँ पे उसके विपरीत थे। हीगल का विपरीत सिस्टम था यहाँ पे। तो मैं आप सबसे यहाँ पे बात करना चाहूँगा कि कार्ल मार्क्स ने ही होली फैमिली नामक एक पुस्तक भी प्रकाशित की थी, होली फैमिली। और इन्होंने कहा भी था सर्वहारा वर्ग और भौतिक दर्शन की सैद्धांतिक विचारधारा पर सर्वाधिक प्रकाश डाला था। अभी इसके बारे में और भी थोड़ा सा डिटेल में मिलेगा आपको नीचे, है ना। तो अगर हम बात करते हैं यहाँ पे, तो इतनी बात आप यहाँ पे ध्यान रखिए, सर्वहारा वर्ग ये 2020 का पेपर पूछा गया था 5 दिसंबर 2020 को, सर्वहारा वर्ग को लेकर। सोशल वर्क में जो है हिंदी वाले में भी इंग्लिश में दे दिया था ये पेपर, क्वेश्चन इंग्लिश में आ गया था, सर्वहारा वर्ग। तो ध्यान रखिएगा कार्ल मार्क्स का है ये, ठीक है। कार्ल मार्क्स के अपने साम्यवादी घोषणा पत्र में पूंजीवाद को समाप्त करने का संकल्प लिया था, बात सत्य है ये भी। कार्ल मार्क्स के अनुसार अगर हम बात करें तो विश्व में अशांति, जी सर ये सर्वहारा वर्ग क्या हुआ मतलब? सर्वहारा वर्ग का, जी सर्वहारा वर्ग, इसकी अगर हम बात करते हैं तो जैसे एक प्रकार का तानाशाही एक रोल बनता है यहाँ पे। अगर हम इसकी इंग्लिश की बात करते हैं तो आप इसको नोट कर लीजिए, प्रोलीटेरियट इसको बोला जाता है इंग्लिश में, प्रोलीटेरियट, ठीक है, इसको आप नोट कर लीजिए, सर्वहारा वर्ग। और ये बेसिकली अगर मैं बात करूं, मैडम आप पूछ रहे थे ना, तो ये राजनीतिक और अर्थशास्त्र में
समाज के नीचे वाली जो श्रेणी है उसको कहा जाता है, जो अक्सर शारीरिक श्रम से जीवनी अपनी चलाते रहते हैं, जीवन यापन अपना जो है चलाते रहते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं सर्वहारा। ठीक है, याद रखिएगा। ठीक है, क्लियर हो गया? जी सर, जी सर। ठीक है, आगे बढ़े फिर। चलो देखिए यहाँ पे देखिए, कार्ल मार्क्स के अनुसार जो है विश्व में शांति और असंतोष के कारण गरीबों और अमीरों के मध्य एक वर्ग संघर्ष ही है। इन्होंने कहा है कि उत्तराधिकार की प्रथा का अंत किया जाना चाहिए। ये भी एक पॉइंट है। कार्ल मार्क्स का मत ये भी है कि आर्थिक और सामाजिक समानता हेतु शांतिपूर्वक क्रांति की जानी चाहिए, और यदि इसमें बदलाव ना हो तो सशस्त्र क्रांति की भी जानी चाहिए। तो ये भी होना चाहिए। वर्ग विहीन समाज की स्थापना अगर कोई व्यक्ति करता है तो वो जाता है, जो श्रेय वो जाता है कार्ल मार्क्स को। कार्ल हेनरिक मार्क्स इनका पूरा नाम है। वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट, 1867 में कार्ल मार्क्स की प्रथम विश्वविद्यालय ग्रंथ में दास कैपिटल प्रकाशित की गई थी, और जिसके द्वारा संपूर्ण विश्व में उन्हें प्रसिद्धि प्राप्त हुई थी। और सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट किताब कार्ल मार्क्स की, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट, द पॉवर्टी ऑफ फिलोसफी, एक प्रसिद्ध पुस्तक है जो किताब कार्ल मार्क्स की ही है। अब आप नोट करना है तो आप नोट कर लीजिए, थोड़ी बहुत यहाँ से और भी फैक्ट मिलने वाले हैं। जैसे अगर मैं बात करूँ दास कैपिटल के बारे में तो 1867 का नोट कर लीजिए। कम्युनिटी मैनिफेस्टो की बात करता हूँ अगर मैं आप लोगों से, कम्युनिस्ट पार्टी की घोषणा पत्र की बात अगर मैं करता हूँ तो 1848 याद कर लीजिए। कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो ये किताब है। अभी कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो के बारे में थोड़ा सा हम चर्चा भी करेंगे आगे देख लेते हैं। श्रमिकों के लिए थी ना ये? हाँ, श्रमिक के लिए इनका बेसिकली ज़्यादा अगर वो आया है चर्चा तो वो श्रमिक पर ही आधारित थी ज़्यादा। कम्युनिस्ट घोषणा पत्र हो, राजधानी जो दास कैपिटल के नाम से जानते हैं, एक 1844 में आर्थिक और दार्शनिक पंडुलिपियों के बारे में किताब लिखी थी इन्होंने। ये भी किताब आप जो है समझ सकते हैं। 1848 में ये जो है 1932 में जो ये बेसिकली काफ़ी ज़्यादा फेमस हुई थी। ये किताब 1844 के आर्थिक और दार्शनिक पांडुलिपि के बारे में थी। 1932 में ये किताब लाई गई थी। ठीक है, चयनित लेख की बात कर, ये भी एक किताब है। और अगर हम बात करते हैं तो जो है ग्रांडिसे, ये भी एक किताब उनकी है। जर्मन विचारधारा है, ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, 4, 5, 6 इम्पोर्टेंट नहीं है। सर जी, ये 1932 वाली कौन सी थी? 1844 या 1848 के आर्थिक और दार्शनिक पांडुलिपियाँ, ये किताब थी उनकी 1932 की। आप ये मत सोचिएगा कि ये किताब 1844 में आई, उसका नाम ही था ये, है ना, सोचिएगा मत ऐसे। और भी देख लीजिए, मजदूरी और श्रम पूंजी की बात करते हैं, ये भी किताब उन्हीं की थी। और अगर हम बात करते हैं कार्ल मार्क्स की और भी किताबें जो है संचालित की गई हैं, राजनीतिक अर्थव्यवस्था की आलोचना की योगदान की बात की जाए तो ये भी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। लुई जो है बोनापार्ट के 18वें ब्रोमेयर की भी किताब है। ठीक है, आप देख सकते हैं यहाँ पे दर्शन की गरीबी भी है। तो ये इतनी सारी इसकी किताबें हैं, बहुत सारी किताबें हैं, ऐसी बात नहीं कि इतनी ही हैं, और भी है। मार्क्स और ईगल की एक किताब आई थी। ठीक है, उसमें ईगल भी थे और कार्ल मार्क्स भी थे, दोनों लोग उसमें थे। ठीक है, कार्ल मार्क्स के जो कुछ कोटेशन के रूप में आते हैं जहाँ पे अच्छे अच्छे विचारों की बात होती है, ठीक है, वो भी उन्हीं की किताब है। मोटिवेशन इम्प्रेशन से संबंधित थी। ठीक है, तो इस चीज़ों को आप लोग ध्यान में रखेंगे। ठीक है, चलिए, तो ये है कार्ल मार्क्स के संबंध में। कुछ और जानकारी हम देखते हैं, आगे और भी चीज़ें मिलेगी। देखिए, अब हम बात करेंगे जैसे दास कैपिटल कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो के बारे में, है ना। अच्छा, आज के लिए रहने देते हैं, यहीं से हम लोग कल स्टार्ट करेंगे, है ना। ठीक है, हाँ, आज के लिए यहीं पे रहने देते हैं।